गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज फिर से मैं एक बेट के बारे में, बिहार यूटी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा वर्णन करूंगा। इसके पिछले बार मैं वीडियो में मैं बेट के बारे में बताया था कि बेट की परीक्षा कैसे ली जाएगी, और अब चूंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें। और मैं इसको लिए थोड़ा सा सिलेबस पर बात करूँ। बहुत लोग मुझे मैसेज किए कि सिलेबस क्या होगा, उसके आधार पर मैंने सिलेबस तैयार किया है। और सिलेबस जो है वो नेट का ही है, क्योंकि मैं पहली बार बोलता कि सिलेबस लगभग वही रहेगा जो नेट का है। जो यूजीसी नेट चाहे जेआरएफ को देते हैं, एक जून में होता है, एक दिसंबर में परीक्षा होती है उसकी। और जो सिलेबस पेपर वन, मैंने बताया पेपर वन, मैंने बताया था पेपर वन। पेपर वन आपका सभी लोग के लिए बराबर रहता है, सभी लोग के लिए देना रहता है। और इसमें टोटल 50 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, यानी कि 100 अंक का होगा ये। और हम समझते हैं कि पेपर वन, चाहे वो इतिहास का विद्यार्थी हो, चाहे वो भूगोल का या ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का या पोल साइंस का, माने टोटल जो भी, या किसी भाषा में भी होंगे, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, किसी में भी, पेपर वन सभी के लिए समान है। वही क्वेश्चन सभी में आएंगे, ऐसा नहीं कि उर्दू के लिए अलग रहेगा, हिस्ट्री वाला अलग रहेगा। पेपर वन सभी के लिए एक है। और कोशिश ये की जाती है कि पेपर वन में कम से कम, मैंने बताया था 100 अंक का है, तो 30 से 35 प्रश्न जरूर सही करें। इतना करने पर करने में 60 से 70 अंक आ जाएंगे आपके। 60 से 70 अंक आ जाएगा, इसका मतलब है कि आप कम से कम सेफ जोन में रहें कि हम पास कर सकते हैं, कम से कम आपका पेपर वन में। बाकी पेपर टू तो आपकी अपनी सब्जेक्ट है, उस पर जितना अच्छा करें वो अलग चीज है। लेकिन पेपर वन जो है आपका, जिसको हम नाम दिए हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसका जो ईजीसी, मैं बार बार कर रहा हूं ईजीसी के थ्रू। देखिए मैं एक लिखा हुआ बिहार यानी बेट 2024, जो शायद नवंबर 15-16 के बाद इसकी आने वाली है नोटिफिकेशन, उसकी तैयारी। साथ में नेट, चूंकि दिसंबर में नेट भी लेगा, अब तो दिसंबर में नहीं होता, लेकिन जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। लेकिन अब इसका फॉर्म भी फिलअप नहीं हुआ नेट जेआरएफ का, शायद वो भी 5-6 दिन के अंदर में आपका निकल जाएगा। और तो आप दोनों साथ तैयारी कर सकते हैं, नेट का भी कर सकते हैं, जेआरएफ भी। और भी जब असिस्टेंट पोस्ट के पहले निकलेगी तो आप जो नेट पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बेट पास है वो भी अप्लाई करेंगे। तो दोनों के लिए बेनिफिट है, दोनों का सिलेबस लगभग एक ही समान रहेगा। तो हम आज, पिछले बार भी मैंने बताया था सिलेबस हल्का सा बताया था पेपर फर्स्ट का, खाली ऊपर ऊपर में। आज थोड़ा सा उस, मैंने हर एक टॉपिक का अंदर कौन कौन टॉपिक पढ़ना है वो अब बताऊंगा, थोड़ा डीपली चलेंगे टॉपिक बाई टॉपिक। और पढ़ाना नहीं है कि अब हम देख रहे हैं कि आपका टॉपिक, क्योंकि पढ़ाने के लिए इसमें 3 से 4 टीचर लगेंगे, खाली पेपर फर्स्ट पढ़ाने के लिए भी 3 से 4 आपके टीचर मिलेंगे, तभी हो पाएगा कंप्लीटली। पेपर वन में टोटल यूनिट बता रहा था 10 ही था, एक मैंने जोड़ दिया इसमें करंट अफेयर का, है ना। करंट अफेयर से क्वेश्चन एक रहते हैं हमेशा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, कुछ करंट समसामयिक मुद्दे जो आपके रहेंगे, तो थोड़ा सा उससे 1-2 क्वेश्चन आपका रहता है। तो टोटल इकाई 11 मैंने बनाया, 10 + 1, है ना। तो पेपर वन जो है आपका दोनों के लिए, नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, प्लस जो बेट होने वाली है 2024 में, जिसको पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बनेंगे, उसमें आपको ये मदद करेगा। तो पहले सिलेबस पढ़ें और उसके अनुरूप हम तैयारी करेंगे। सिलेबस में पहला मैं बताया था टोटल 10 यूनिट और +1 करंट अफेयर्स यूनिट 11। पहला यूनिट को मैंने रखा है टॉपिक में शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आप शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का तो आइडिया होना ही चाहिए। शिक्षण कार्य क्या है, कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है, सब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा और इसी से प्रश्न आपके आएंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो मैंने बताया था कि पिछले बार भी कि जो बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, उनको प्लस पॉइंट है, क्योंकि पहले से हल्का सा पढ़े हुए, केवल उनको रिवीजन करना होगा। बहुत दिन बाद पढ़ाई छूट जाती है तो लगता है याद नहीं है, कौन सिद्धांत कौन दिया, थॉर्नडाइक क्या दिया, कोहलर ने क्या दिया, है ना।
पियाजे ने क्या बोला, तो सबका सिद्धांत भी थोड़ा सा पढ़ना है इसमें। तो उस सब लगता है कि थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी आपको। फिर भी मैं आपको टॉपिक पे टॉपिक बता रहा हूँ कि शिक्षण अभिवृत्ति में क्या क्या पढ़ना है। पहला पढ़ना है टीचिंग, शिक्षण कार्य क्या है, व्हाट इज टीचिंग, है ना, और उसके कंसेप्ट के साथ, यानी अर्थ एंड कंसेप्ट। फिर शिक्षण की प्रकृति, मैंने खाली पॉइंट को डील किया है, इसके बाद में फिर अलग से पूरा क्लास चलेगा, है ना। तो टीचिंग कंसेप्ट क्या है, टीचिंग नेचर क्या है, एक टीचिंग के क्या प्रकृति है शिक्षण कार्य की, ऑब्जेक्टिव क्या है, शिक्षण क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है, एक अच्छे शिक्षण कार्य की क्या विशेषता है शिक्षण विधि की, सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल मैंने बताया अभी, फेजेज किस किस स्टेज से हम आगे चलेंगे, शिक्षण कार्य कैसे आगे बढ़ेगा, सब के बारे में डीपली चलेगा। अभी खाली बस पॉइंट के शिक्षण में कौन कौन सा पॉइंट है जो अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आते हैं और आपका बेट में भी, जो बिहार भी टेस्ट बोल रहे हैं हमको। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। एक शिक्षण कार्य के लिए मैंने बताया था पहले भी, जो बीएड में पढ़े उनको पता होगा, ऐसे बनाते हैं। एक जगह रखते हैं आपका टीचर, एक जगह रखते हैं स्टूडेंट यानी छात्र, और एक जगह रखते हैं करिकुलम। याद होगा सबको, है ना, यानी कहने मतलब पाठचर्या, शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध। हम लोग पढ़े हैं, जॉन डेवी और भी बहुत से अकेले अलग अलग सिद्धांत देते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसकी बात करेंगे। तो ये साथ शिक्षण से एंड टीचिंग से संबंधित। दूसरा यूनिट है, अभी और एक दो इसमें, फंक्शन ऑफ कार्य, शिक्षण के कार्य क्या, असूत्र शिक्षण। ये तो बहुत बराबर हम लोग पढ़े हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सरल से कठिन की ओर, कठिन से, है ना, डिडक्टिव इंडक्टिव, वही चीज इसमें है। तो एक तरह का मेथड ही मानिए, चाहे उसको फॉर्मूला भी कसते हैं कुछ हद तक, तो फॉर्मूला थोड़ा सा सूत्र को ध्यान रखना पड़ेगा, किस प्रकार से हम सूत्र का पालन करें ताकि बच्चे को आसानी से समझा सके, शिक्षण कार्य अच्छा हो सके। दूसरा है शिक्षार्थी की विशेषताएं, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अब है छात्र की क्या विशेषता होनी चाहिए, स्टूडेंट का, उसकी क्या परिभाषा है। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको शिक्षार्थी बोलेंगे, तो शिक्षार्थी का अर्थ मीनिंग है उसका, स्पेशली विशेषता क्या आनी चाहिए, एक छात्र में क्या गुण होना चाहिए, संवेग और अस्थायी भाव क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। संवेग से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ये सबका थ्योरी भी है, कुछ कुछ थ्योरी भी है पढ़ना साथ साथ में। फिर है ये आपका बीएड का टॉपिक है, पढ़े होंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, हम लोग लगता है दोनों एक ही है, ये भी ग्रोथ मतलब विकास बढ़ना होता है और विकास मतलब बढ़ना, दोनों में अंतर भी है, अंतर से ही क्वेश्चन आता है। फिर है वंशानुक्रम और हेरिडिटी, ये तो बहुत छात्र पर वंशानुक्रम और वातावरण का, है ना, प्रभाव पड़ता ही है, और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये सब आपका बीएड के टॉपिक से लिया गया है, और बीएड में पढ़ना है, एमएड में भी पढ़ना है, तो थोड़ा इसको आप डीपली पढ़ेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से चलेगा काम आपका। तो ये था यूनिट 1 का पहला, ये था टीचिंग से संबंधित। दूसरा यूनिट 1 में ही, अभी मैं यूनिट 1 ही चल रहा हूं, है ना, यूनिट का तीसरा पार्ट, यूनिट 1 शिक्षण प्रभावक तत्व। ये इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग प्रोसेस को कुछ अफेक्टिव फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। बहुत चीज है, आप शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम भी आती है ना कहीं कहीं, है ना, डिस्टर्बेंस इसको कर सकते हैं, फैक्टर्स बैरियर कर सकते हैं। तो बैरियर तो अलग चीज, बैरियर तो नेगेटिव पॉइंट हो गया कि आपको किस पर बाधा पर पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पे कौन कौन तत्व उसको प्रभावित करते हैं। खुद टीचर है, टीचिंग को खुद प्रभावित करेंगे, लर्नर है जो विद्यार्थी है वो भी प्रभावित करते हैं, शिक्षक टीएलएम, आप अच्छा शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो कहता है आजकल बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए, आप स्पेसमैन मॉडल कुछ भी शो कीजिए, है ना, बच्चे को दिखा कर, कोई कहता है देखा वो चीज ज्यादा दिन याद रहता है, तो ये टीचिंग लर्निंग, इसको बोलते हैं टीएलएम, है ना, या टीचिंग एड्स भी बोलते हैं, एड्स एड, तो टीचिंग एड्स भी बोला जाता है, वो अलग है, ये सेम चीज है लेकिन अलग थोड़ा सा, उसमें बहुत सा चीज पढ़ना रहता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलिए, लगभग दोनों एक ही मान के चलिए। शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर में एक स्किल होनी चाहिए, टीचिंग स्किल का किस प्रकार का स्किल डेवलप करेंगे वो मेथड है। शिक्षण विधि, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, सबका पढ़ाने का मेथड अलग अलग है ना, कोई योजना विधि से, प्रोजेक्ट विधि से पढ़ा रहा है, कोई लेक्चर विधि से पढ़ा रहा है,
कोई इंडक्टिव पढ़ा रहा है, कोई डिडक्टिव, मैथ का अलग तरीका होता है ना। तो सबका मेथड का पढ़ना है, मेथड का खोज किसने किया, कुछ मेथड का किस सब्जेक्ट में कैसे हम प्रयोग करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो आपका पढ़ाने का जो शैली होगा वो प्रभावित ज्यादा होगा। एजुकेशन वातावरण इसको कह सकते हैं, शैक्षिक वातावरण, ये तो और इंपॉर्टेंट है। जब तक वातावरण तो और प्रभावित करेगा आपका शिक्षण कार्य पर, है ना। एप्टीट्यूड, अभी क्षमता, ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे के क्या एप्टीट्यूड है। दूसरा इंटरेस्ट, ये टीचर का भी इंटरेस्ट कैसा है पढ़ाने में और बच्चे का भी इंटरेस्ट कैसा है, कैसा रुचि ले रहा, नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा है, वो सब कारण को खोजा जाता है। तो ये सब जो है अफेक्टिव करता है आपका टीचिंग प्रोसेस को, फैक्टर। तो ये था आपका डी नंबर। डी नंबर अब आया डी, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षा। अब देखिए, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने हैं, आप उसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए आपको उसी प्रकार का मेथड अपनाना पड़ेगा। तो लिख रहा है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, मेथड क्या रहेगी। तो इसमें पहले तो टीचर ओरिएंटेड होगा, क्या होगा, फिर है स्टूडेंट ओरिएंटेड, शिक्षार्थी केंद्रित, फिर है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन। मैंने पहले कहा था कि कोरोना के बाद अब ऑनलाइन ज्यादा होने लगा है कोर्सेज, घर बैठे आप कोर्स कर लीजिए, डिग्री मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाती है। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ चैनल भी आज, जैसे हमारे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ये आपका स्वयं है, ये आपका स्वयं प्रभा है, नाम दिया गया, आई मुक्स है ना। तो स्वयं ये एक तरह का एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ही बनाया गया है एक प्रोग्राम, जिसमें बच्चे को दिया जाता है 9th क्लास से लेकर पीजी क्लास तक का। ये डिटेल पढ़ेंगे उसको बाद में, चैनल के थ्रू से वीडियो बना के, मटेरियल बना के उसको दिया जाता है, बच्चे उसको सीखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और फिर अपना सेल्फ लर्निंग टेस्ट भी देते हैं, है ना। तो वीडियो के आधार पर स्वयं प्रभा क्या एक चैनल है, इसमें लगभग 34 को चैनल को DTH के थ्रू जोड़ा गया है चैनल को। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नाम दिया गया है, किसी का संस्कृति, किसी का और नाम दिया गया है। उस सब नाम के आधार पर स्वयं प्रभा बनाया गया 34 का चैनल का ग्रुप है, एक समूह है ना, जो आपका ऑनलाइन कोर्स, सभी सब ऑनलाइन के लिए। मुक्स क्या है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है भी, मैसिव, इसका फुल फॉर्म भी कहीं पूछ सकता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, है ना। तो मुक्स क्या है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और आपके पास उच्च स्तर का जो मटेरियल है, जो जिस कोर्स को करने जा रहे हैं उसका मटेरियल भी आपको उपलब्ध मिलेगा। तो ये सब बनाम ऑफलाइन अच्छा है कि ऑनलाइन है, तो हर एक में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है। ऑफलाइन की एक अलग विशेषता रहेगी, उसकी कमी भी होगी, और ऑफलाइन का एक अलग है, ऑनलाइन में भी ऑनलाइन दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। किसका, आप ऑनलाइन में कि घर बैठे कहीं से कर सकते हैं कोर्स, ये पॉजिटिव है। समय कम, आप किसी समय पढ़ सकते हैं, कोई इसमें टाइम बाउंडेड नहीं है। तो ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हायर एजुकेशन में, मेथड में। फिर आते हैं मूल्यांकन प्रणाली, है ना। चलिए एक और है शिक्षण सहायक प्रणाली, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। किस प्रणाली को हम अपनाएंगे शिक्षण प्रणाली में। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है, हम लोग लेक्चर मेथड मानते हैं कि एक टीचर आए अपना प्रवचन देके चले गए, है ना। वो भी एक प्रणाली है, पहले का तरीका ट्रेडिशनल, गुरु शिष्य परंपरा कह सकते हैं एक तरह से। ज्यादा वो मेनली टीचर ओरिएंटेड ही रहता है ना। लेकिन मॉडर्न में अभी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बच्चे का स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, जो भी पद्धति होती है। और मॉडर्न में थोड़ा सा हम ICT से भी जोड़ेंगे, क्योंकि आज कंप्यूटर बेस्ड है। ICT का मतलब मैं बताया था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। ICT ये कंप्यूटर बेस्ड आपका जो कोर्स कराया जाता है, वो ICT का डीपली पढ़ेंगे। खाली ICT का कंप्यूटर बेस्ड नहीं, बहुत सा इंटरनेट नेट के थ्रू चलता है कोर्सेज, उसके आधार पर माना जाता है। तो ICT में भी पढ़ना डिटेल है। तो अभी आपका ये टीचिंग प्रोसेस है, शिक्षण सहायक प्रणाली, शिक्षण को मतलब आपको हेल्प कर रहा है पढ़ने के लिए। ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न, ICT, ये सब का डीपलिंग चलेगा। फिर डीप में ही जाना पड़ेगा, तभी फिर आपका सिलेक्शन होगा। अभी केवल आपको हम बस एक रफ आइडिया दे रहे हैं क्या क्या पढ़ना है कोर्स में आपको, है ना। फिर आता है मूल्यांकन प्रणाली। आप टीचर हैं,
आपका स्टूडेंट का मूल्यांकन करना है ना, उसका प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो मूल्यांकन के तत्व, उसके प्रकार, या मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन और एवल्यूशन और असेसमेंट एक आता है, आकलन जिसको बोलते हैं, है ना। तो उन दोनों में भी डिफरेंस पाना, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ही है क्या है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ भी। फिर उच्च शिक्षा में क्या रहा है, जो अभी नया सिस्टम आया है हमारा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको बोलते हैं CBCS। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पर भी लागू किया गया है, पता ही सबको है। CBSE सिस्टम है ना, ग्रेजुएशन एंड PG दोनों में ही चलता है। और CBSE सिस्टम में है कि 4 साल का कोर्स अब हो गया अभी आपका ग्रेजुएशन, पहले ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, अब 4 साल का कोर्स हो गया है। तो चलिए वो अलग से है, उसके बारे में डीपली पढ़ना, क्या क्या सिस्टम कैसे डाला गया है और कहाँ कहाँ इसमें इंटरनल असेसमेंट की ज़्यादा होता है। अब तो इंटरनल में उसमें नंबर दिया जाता है, बाकी फिर आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो अलग होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मैंने अभी कहा ICT था, अब तो कंप्यूटर आधारित ही परीक्षा होता है मैक्सिमम, है ना। धीरे धीरे अब ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ गया है। तो मूल्यांकन प्रणाली का मेन तरीका यही है। और असेसमेंट और एवल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस भी देखा जाता है बाद में। और अगर आप मूल्यांकन पद्धति में इनोवेशन है, नए नए जो पद्धति आ रहे हैं मूल्यांकन करने का तरीका, ग्रेडिंग प्रणाली या और भी कुछ प्रणाली जो भी है, जो मैंने CBSE बताया, वो सभी का इनोवेशन नए नए, तो इसमें कोई हमेशा बदलेगा, क्योंकि सरकार पर डिपेंड करता है किस प्रणाली को अपनाती है मूल्यांकन करने में। तो ये था मूल्यांकन संबंधित, इवैल्यूएशन संबंधित। अधिगम एवं अधिगम करता, थोड़ा तेज चलेंगे, बहुत लंबा है अभी, है ना। अभी अभी हम लोग चल रहे हैं यूनिट 1 में ही चल रहे हैं, अभी मैंने बताया यूनिट 1 में ही चल रहे हैं हम लोग। देखिए यूनिट 1 में इतना पढ़ना है, पढ़ना बहुत है, लेकिन वही टू द पॉइंट पढ़ना है, कचरा नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया, पढ़ना क्या है वो भी आपको, मैं इसलिए मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। पहले सिलेबस को समझना ही सबसे बड़ी चीज है। आप कोई भी IAS की तैयारी करते हैं, सिलेबस जो समझ गया वो समझ कि 10% 20% तैयारी उसकी हो चुकी है। सिलेबस ही नहीं समझ में आता है तो इसलिए दिक्कत है, क्या पढ़े कहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, उसमें समस्या आती है। तो पहला है अधिगम, ये लर्निंग पॉइंट से क्वेश्चन आता है। लर्निंग जो टॉपिक है आपका BEd MAd में पढ़ना था, तो लर्निंग से क्वेश्चन, मीनिंग क्या है लर्निंग है, नेचर क्या है लर्निंग का, लर्निंग विशेषता, लर्निंग का सिद्धांत से ज्यादा क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछता है। BF स्किनर का है, जॉन पियाजे का है, लेव गाल्स्की का है, अल्बर्ट बंडूरा का हमेशा आता है, गैने का आता है, मॉस्लो का आता है, थॉर्नडाइक का आता है ना। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम से आता है क्वेश्चन है, कि सिद्धांत से कि क्या क्या सिद्धांत किसने दिया और किस सिद्धांत में क्या, थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो लर्निंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे VVI टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आएगा एक है आपका मूल्य शिक्षा, है ना, ये नैतिक शिक्षा से संबंधित, वैल्यू एजुकेशन। अब हम चलते हैं इकाई 2, ये यूनिट 1 में उतना पॉइंट पढ़ना था, 5-6 पॉइंट जो भी था, लंबा लंबा। यूनिट 2 ठीक है, रिसर्च वाला चीज है, ये नया है, ये BEd में भी नहीं पढ़े होंगे ना, MAd में कुछ होता हल्का फल्का पढ़े होंगे, नहीं तो नहीं बराबर, लेकिन ये आपको नया मिलेगा, ये सभी लोग के लिए थोड़ा नया चीज है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है शोध से, क्योंकि आप शोध करने जा रहे हैं ना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, अच्छी बात है, JRF की जगह तो PhD करनी तो शोध कर ही रहे हैं, या कल आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो भी आपको शोध कराना है बच्चे को, आप PhD तो कराएंगे कि उनको आपके अंडर में करेंगे, तो वहां भी आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो शोध क्या है, पहले शोध का मीनिंग क्या है, शोध का प्रकृति क्या है और शोध का उद्देश्य। मैंने इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। मैंने हिंदी भी साथ चल रहा है और इंग्लिश भी बाइलिंगुअल कर दिया हूं, ताकि किसी के केवल हिंदी रखेंगे तो इंग्लिश वाले को दिक्कत होता है, केवल इंग्लिश रखेंगे तो हिंदी वाले को दिक्कत होगा। इसलिए दोनों साथ साथ में मैंने कोशिश किया कि दोनों साथ चले, अर्थ, मीनिंग, प्रकृति, नेचर और उद्देश्य। यानी शोध का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, उसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, फिर टाइप्स कितने प्रकार का शोध होते हैं, किन किन विषयों में, किस सब्जेक्ट में किस प्रकार का शोध का अप्लाई होगा, फिर विशेषता क्या है शोध का, महत्व क्या है शोध का। एक और है प्रत्यक्षवाद और उत्तर पक्षवाद, ये आपका UGC नेट से लिया गया है। शोध के उपागम क्या, इसका अप्रोच है, ये एक अलग चीज दिया गया है, तो इसके बारे में फिर डीपली हम 1 बाय 1 चलेंगे, ये आपका पूरा अच्छा लंबा टॉपिक चलेगा। फिर आइए शोध पद्धतियां, रिसर्च से ही है, मेथड्स ऑफ रिसर्च, किस प्रकार का मेथड्स रिसर्च होते हैं हम लोग, जिसमें लोग पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक और गुणात्मक, सब लिखा हुआ है। इसलिए बस मैं थोड़ा सा आपको फटाफट करके 23 आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ समझना इसको बाद में है, अब इसको पढ़ाएंगे तब समझेंगे, अभी तो खाली बस ये पढ़ना है।
अगर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ठीक होगा, आप थोड़ा सा हेल्प लेके भी आगे खुद से पढ़ सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको आइडिया देने, रफ आइडिया देने के लिए मैंने केवल इसको यूज कर रहा हूं। स्टेप्स ये भी इंपॉर्टेंट है ना। रिसर्च के कौन कौन स्टेप हैं, किस उसमें चॉइस आता है, किसके बाद कौन आएगा, हाइपोथेसिस कब आएगा, रिपोर्टिंग कब होगा, समस्या का निर्धारण कब होगा, समस्या का पहचान कब होगा, उस तरह से क्वेश्चन आता है। उसमें सजाने के लिए भी आता है क्वेश्चन। तो स्टेप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शोध प्रबंध एवं आलेखन, थेसिस एवं आर्टिकल, है ना। आर्टिकल लिखते हैं, चलो आर्टिकल लिख दिए, चलिए कोई आर्टिकल, आर्टिकल राइटिंग जो भी हो। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा जो आप आर्टिकल बनाएंगे थेसिस का, उसका शैली क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है। शैली बहुत कम लोग जानते हैं ये सब चीज। संदर्भ शैली, इसमें एपीएस शैली है, एमएलए शैली है, शिकागो शैली है, आई, इससे क्वेश्चन आता है जो आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है। हमें लगता है कि बेट में भी आएगा और नेट में तो आना ही आना है, क्योंकि नेट का ही क्वेश्चन उससे उठाया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा किस शैली का कहां प्रयोग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये शोध के प्रबंध का थीसिस कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में। फिर है शोध में आईसीटी का, मैं बार बार कर रहा हूँ आईसीटी आजकल तो भाई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग खूब हो रहा है, उसका उपयोग। रिसर्च एथिक्स, एक शोध नैतिकता क्या है, उसका क्या रूल रेगुलेशन है, वो इंपॉर्टेंट है। शोध सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशाला, ये सब के बारे में है ना, वर्कशॉप। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च कॉन्फ्रेंस क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, वर्कशॉप क्या होता है, ये थोड़ा सा आपके बारे में हल्का हल्का अंतर के साथ पढ़ना है कि सभी में क्या अंतर है। ये था आपका रिसर्च मेथोलॉजी से। रिसर्च मेथोलॉजी में एक और है, सैंपलिंग से पूछता है, प्रतिदर्श इसको बोलते हैं। प्रतिदर्श का एक और हिंदी होता है सैंपलिंग का, प्रतिदर्श लिखा रहता है ना। प्रतिचयन, प्रतिदर्श, यहां से क्वेश्चन एक आता है किस में किस तरह का हम प्रतिदर्श किस में कर रहे हैं, किस प्रकार का जो हम शोध कर रहे हैं, ऐतिहासिक कर रहे हैं कि प्रायोगिक कर रहे हैं, किस में कैसा सैंपलिंग हम यूज करेंगे, उस पर क्वेश्चन आता है। डिफिनेशन से और प्रकार, मेनली प्रकार से क्वेश्चन बराबर आता है ना। अब परिकल्पना, ये तो पढ़ना ही पढ़ना, हाइपोथेसिस ये तो चरण में ही है। चर, वेरिएबल कितने तरह के होते हैं, और अभिकल्प कैसे हम आपका डिजाइन करते हैं, एक थेसिस का डिजाइनिंग कैसे तैयार होता है, ये अलग से डीपली पढ़ना है। अभिकल्प जिसको हम बोल रहे हैं, तो सब ये शोध से संबंधित था। अब हम तीसरा 2 यूनिट चला, पहला चला रिसर्च एप्टीट्यूड का चला था शुरू में, आपका पहले यहाँ पर चला था रिसर्च मेथोलॉजी, अभी सेकंड वाला में है ना। और थर्ड चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड। पहला में था टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा हुआ रिसर्च वाला, और तीसरा हो गया कंप्रहेंशन। इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें एक पैसेज दिया जाएगा और 5 क्वेश्चन, बस पैसेज पढ़िए, गद्यांश इसको बोलते हैं, गद्यांश पढ़िए अब तो 5 प्रश्न इसमें जरूर रख लीजिए। आपका अगर 35 प्रश्न बता रहा है तो 5 क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। 5 में गलती 5 सही होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि उसी में से आंसर खोजना है, उसका अर्थ निकाल के, भावार्थ निकाल के वहीं से आंसर निकालना। इसलिए यूनिट 3 सबसे आसान भी है, लेकिन प्रैक्टिस करके इसको सही कर सकते हैं, कोई भारी नहीं रहता है। यूनिट 4 ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये सबसे आसान टॉपिक है, ये कम समय में भी पढ़ा जा सकता है। थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ेंगे डिजाइनिंग करके तो बहुत समय में। संप्रेषण कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावी है बच्चे के सामने, आपका बोलने का तरीका, आपका हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज कैसे, सब आपको इसमें आएगा टोटल चीज। तो इसी में पहले है कम्युनिकेशन क्या है, मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन कितने प्रकार होते हैं, एक कम्युनिकेशन की क्या विशेषता होती है ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से भी आएगा। मुख्य तत्व क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैसे चलेगा, वर्बल नॉन वर्बल, है ना। एक तरह बोल के होता है, वो साइन लैंग्वेज होता है, आप बिना बोले भी आप कर सकते हैं, जैसे बाय बाय बोलते हैं, ये भी तो साइन ही है ना, वर्बल है ना। टाटा टाटा बोलते हैं ना, बोलना नहीं पड़ता, खाली इशारा कर देंगे, मुंह बंद कर देंगे, कहेंगे चुप हो गए, है ना, हंस दिए, तो आपका एक्सप्रेशन के थ्रू अभी नॉन वर्बल होता है। अंतर सांस्कृतिक और सामूहिक, इंटरकल्चरल और ग्रुप कम्युनिकेशन, एकदम सही है, ग्रुप कम्युनिकेशन भी होता है। कक्षा संप्रेषण, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका क्लास में चलेगा ही। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, उसमें कैसे हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, कैसे उसमें हम प्रभावी बना सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज को कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन का मतलब सीधा सीधी आप बच्चे को से कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसके बारे में, आप अपनी कम्युनिकेशन जो आपके अंदर जो आप बताना चाहते हैं बच्चे को, जो सब्जेक्ट का, उस पर कैसे आप उसको बच्चे को आसानी से उसके पास पहुंचा सकते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ते भी है ना, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, है ना, तो उसी हिसाब से आपका कितना जाता है।
प्रभावित संप्रेरण की बाधाएं, अब है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई हल्ला कर रहा है, कोई आवाज कर रहा है, कोई बच्चा ठक ठक कर रहा है, तो ये सब भी तो है ना आपका बैरियर है। बहुत सा चीज है, किसी का बच्चा का आवाज नहीं समझ में आ रहा है, या टीचर कुछ बोल रहे हैं तो शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, या उच्चारण नहीं हो तुतला रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से भी बाधाएं, तो बाधाएं तो आती है हमेशा। जन मीडिया एवं समाज, ये आपका मास मीडिया के थ्रू है। सोसाइटी, आप जो कहते हैं मास मीडिया चल रहा है, प्रिंट मीडिया और मास मीडिया दोनों मिला के जो हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर या टीवी भी, उसके बारे में, वो भी तो कम्युनिकेशन करता है ना। आप टीवी पर न्यूज़ सुनते हैं, क्या है आप सुन रहे हैं, दिस इज मास मीडिया, है ना। एक साथ कितने अरबों करोड़ों लोगों को दिखा रहा है टीवी, और उससे नीचे आ रहा है, उनका मैसेज आ रहा है, जो टीवी एंकर जो बोल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जिनका थोड़ा सा मैथ ठीक है उनके लिए पॉजिटिव चीज है। थोड़ा सा जो पहले से रेलवे बैंकिंग तैयारी कभी किए होंगे तो उनको प्रोसेस में मदद मिलेगा, और जो एकदम नए हैं वो मेहनत करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए खराब होगा, और उनको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, यही अंतर है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें कुछ कुछ टॉपिक को मैंने ऐड किया है कि क्या क्या मैथमेटिकल में और लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है तर्क के प्रकार, इसमें शब्दों के समूह, यानी एक शब्द दे दिया जाएगा और कैसे उसको सजाइए, है ना। सजाने के लिए आता है आरोही क्रम में भी और अवरोही क्रम में। ये आपको फिर हम डीपली चलेंगे कि शब्द का 4 को प्रकार चॉइस देगा और कहेगा सजाइए। फिर सीटिंग अरेंजमेंट से आता है क्वेश्चन, एक बच्चा ये है, उसके बाएं बैठा है, पीछे बैठा है, ये करके आपका सीटिंग अरेंजमेंट जो बनाना रहता है, गोल वाला, है ना, गोल वाला भी हो सकता है, जैसे भी हो। बेमेल शब्द के 4 को चॉइस दे देगा शब्द का, उसमें कहेगा एक विजातीय छाटिए। दिशा संबंधित डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है, एक उत्तर जा रहे हैं, दाएं मुड़ा, बाएं चला गया, फिर बने उस डायरेक्शन से रिलेशन, माता पिता का, कोई पुत्र का कौन भाई है क्या है, रिलेशन से क्वेश्चन आता है। ये सब रीजनिंग का ही प्रकार है। संख्या श्रेणी, नंबर सीरीज बताए दिए थे, नंबर सीरीज में आएगा। नंबर सीरीज मैंने कल ही बताया था कि 2 है, 5 है, पीछे है, आगे क्या होगा, इस तरह मैंने कुछ देगा जो गुण की विशेषता पर है, कोई आभास संख्या, सम संख्या, बहुत सारे गुण इसमें है, घट रहा है, बढ़ रहा है, गुना हो रहा है, वो डीपली पढ़ा जाएगा। अच्छा श्रृंखला, लेटर अल्फाबेटिकली देगा, है ना, ABCD करके, जिसको हम लोग याद भी रखते हैं इजोटी सिस्टम से, है ना, पोजीशन ऑफ द लेटर। कोडिंग डिकोडिंग तो रहेगा ही, कोडिंग कूट एवं संबंध, कोडिंग डिकोडिंग, और उसका रिलेशनशिप से भी रहता है कभी कभी। गणितीय अभिवृत्ति, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टॉपिक को मैंने दे दिया क्योंकि मैथ भी तो बहुत लंबा टॉपिक है ना, लेकिन उसमें से कुछ कुछ टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फ्रैक्शन है, ठीक है, अंश वाला। टाइम एंड डिस्टेंस आपका है ये, फिर रेशियो है, प्रोपोर्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन एक ही टॉपिक मान के चलिए, दोनों मिलाकर अलग कर दिया हूं मैं। कुछ टॉपिक परसेंटेज है, लाभ हानि है, इंटरेस्ट यानी वही कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, एवरेज, और नंबर सिस्टम में भी आजकल आने लगा है, बाइनरी से क्वेश्चन आता है, द्विधारी पद्धति, एक और होता है ऑक्टा वाला है ना, ऑक्टा डेसिमल नंबर से, हेक्सा डेसिमल नंबर, षोडशधारी, अष्टधारी, वहां से क्वेश्चन आता है, तो ये नंबर सिस्टम में ही आएगा वो भी, है ना। बाकी नंबर सिस्टम में पता है, सिंपल जो हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, 10वीं पद्धति, वहां से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, इसी में सब कुछ है। तो ये मैथ वाला पोर्शन है ना, इसलिए मैथ वाला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिनका मैथ ठीक था आराम से निकाल लेंगे हल्का फुल्का। अब ऐसा नहीं कि जिनका मैथ ठीक नहीं तो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम दूसरे विषय पर बहुत ज्यादा पढ़ेगा तो हम दूसरे टॉपिक पर ध्यान देंगे। हम उसको, मैंने पहले कहा कि 50 में 35 तो लाना है, हम थोड़ी कि 50 पे करें, 50 बनाइए, है ना। 50 पर जरूरत ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ना भी चाहिए। और छोड़ना क्यों, नेगेटिव नहीं है, कुछ अंदाजा भी लगेगा लास्ट में। फिर चलिए, ये है लॉजिकल रीजनिंग से अलग क्वेश्चन। स्पेशली मैंने बताया था युक्त तर्क से सैल्यूजम, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ चूहे कागज है, कुछ ही बना देगा, कहेगा निष्कर्ष निकालिए, ये यही सैल्यूजम उसी में होता है ना। उसी तरह तर्क के प्रकार, टाइप्स आर्गुमेंट का आता है क्वेश्चन। एनालॉजी टेस्ट रहता है, संबंध रहता है ना। ऐसे देगा संबंध, ए का संबंध डी से है, फिर कहेगा ई का संबंध यहां से क्या होगा, ऐसे करके चॉइस देता है जो। तो एनालॉजी टेस्ट, इसमें शब्द का भी हो सकता है, कोई अल्फाबेटिकली भी हो सकता है, कोई गुण के आधार पर भी हो सकता है ना। कैलेंडर, कैलेंडर से पूछता है, कोई डेट पूछ देगा, फलना डेट को कौन तारीख थी, या इतना तारीख को ये है तो अगला कब होगा। तो ये कैलेंडर से क्वेश्चन एक हमेशा रहता है। इसलिए कोशिश किया हूं कि सभी टॉपिक को मैंने, कैलेंडर भी आपका रीजनिंग में ही आएगा,
फिर आपका लॉजिकल वेन डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक वेन डायग्राम ऐसे देगा आपको बनाने के लिए, है ना, मिला देगा, और एक इसमें भी ऐड कर देगा, इसे करके याद आता है कुछ इस तरह से। इसमें कुछ नंबरिंग दिएगा, इसका देगा और कहेगा आपका कौन इस पे क्या आता है। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनाने के लिए आएगा, अलग अलग ग्रुप करके। कथन और निष्कर्ष, ये कोई स्टेटमेंट दे देगा, एक कंक्लूजन निकालने के लिए कौन सही है कौन गलत है। पूर्व धारणाएं, एजम्पशंस करने के लिए कहता है। ये सब आपका सबका इसका थ्योरी है, सबको बनाने के लिए एक स्पेशल थ्योरी है, ऐसे नहीं कि अंदाजा से बना लेना है। कुछ कॉमन सेंस भी बनता है और कुछ उस पर थ्योरी भी दिया गया है कि हाँ इसको पालन करेंगे तो ये आंसर आएगा। कथन एवं तर्क, लॉजिक, है ना, स्टेटमेंट और लॉजिक, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ उसका लॉजिक सही है कि गलत है वो पहचानने के लिए। और श्रेणी क्रम और रैंकिंग ऑर्डर, ये और ऑर्डर है, कहता है ना बाएं से सातवां दाएं से आठवां, तो बताइए कुल संख्या कितना है, कुल लोग कितने हैं। वो रैंकिंग वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, तो ये भी रीजनिंग का ही पार्ट में आएगा और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन तो आराम से बना सकते हैं क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस करके ही पहुंच जाएंगे हम लोग। इकाई 7 हम लोग 6 तक चले गए। आंकड़ा, ये है डीआई, हम लोग डीआई से फेमस है चीज है, डाटा इंटरप्रिटेशन। जनरली आप कह सकते हैं ये स्टैट का पार्ट ही है, स्टैटिक्स। लेकिन स्टैटिक्स पूछता नहीं है, जो आप हम लोग स्टैटिक्स पढ़ते हैं मीन मोडियन मीडियन ये सब निकालने के लिए, वो हम लोग बीएड में पढ़े हुए थे, है ना, वो नहीं आता है। यहाँ थोड़ा सा अलग ढंग से है। यहाँ पर आंकड़ा पूछेगा, प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, उसके बारे में पूछेगा, है ना, उस तरह से। तो पहले तो आंकड़े का स्रोत, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर क्वालिटी और क्वांटिटी आंकड़ा क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, अनेक डाटा के बारे में अलग तरह से है। स्टेट वाला भी पार्ट कुछ होगा लेकिन उतना नहीं है। देखिए स्टेट वाला पार्ट में आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, आपका कुछ बार चार्ट से, हिस्टोग्राम से आता है, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, है ना, कुछ फिगर दे दिया जाएगा, उससे डाटा से आंसर निकालने लिए कहेगा, है ना, या कभी कभी वर्ड में लिखा रहेगा उसको कहेगा बनाइए, कौन चॉइस में आपका सही सेट करता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एक यहाँ से भी क्वेश्चन आता है पाई चार्ट से, ज्यादा पाई चार्ट वाला आ रहा है आजकल, अब बार चार्ट वाला भी आता है। तो थोड़ा सा ये सब चार्ट वाला क्वेश्चन भी देखे जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा सब मैथमेटिक्स का ये पार्ट में आएगा। आंकड़ों का मानचित्र, मैपिंग ऑफ डाटा, कैसे हम डाटा का मैपिंग करते हैं। आंकड़ों की व्याख्या, फिर वही चीज हो गया डाटा इंप्रेशन। हर एक आंकड़ा का अपनी एक विशेषता होती है, उसकी कैसे हम परख करते हैं। आंकड़े और सुशासन, ये डाटा एंड गवर्नेंस, ये दोनों में संबंध का बात करते हैं, तो दोनों में क्या संबंध है। अगर हम सरकारी देखते हैं ना, मेल फीमेल निकालते हैं हम लोग ना, जनसंख्या उनसंख्या कैसे निकालते हैं, तो वो सब आंकड़ा की बात कर रहा है। चलिए यूनिट 8 जो आईसीटी, जो हम लोग बोलते हैं आईसीटी से क्वेश्चन आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी है ना, अभी बोले थे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये इससे क्वेश्चन, ये कंप्यूटर बेस्ड सूचना एवं संचार तकनीक का पहले अर्थ, आईसीटी का मीनिंग, आईसीटी का प्रयोग कहां कैसे होगा, तब पहले तो मीनिंग हम जानेंगे। फिर है सूचना एवं संचार तकनीकी का अर्थ, वही अर्थ हुआ, मीनिंग का अर्थ वही हुआ। फिर इसका लाभ क्या है, आईसीटी से क्या लाभ है, क्या हानि भी है, दोनों देख लेंगे, है ना, हानियां भी लिखा हुआ है। और इंटरनेट, इंटरनेट पूरा कंप्यूटर के बारे में कैसे कैसे काम करता है, इंटरनेट का भी अलग फंक्शन है। ईमेल में क्या होता है, सबका बारे में पढ़ेंगे, ईमेल कितने प्रकार का है, क्या है, कैसे क्या उसका वेबसाइट बनता है, क्या बनता है सब। फिर ऑडियो दिस कॉन्फ्रेंस के मिलवाते हैं, यानी कि जो आपका कॉन्फ्रेंस होता है, हम लोग ऑडियो विजुअल देखते हैं ना कॉन्फ्रेंस, उसकी क्या क्या कैसे कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाती है, उससे संबंधित है। और इसमें हम साइबर क्राइम भी पढ़ेंगे हल्का सा, साइबर सिक्योरिटी के तहत जैसे वालवेयर है, वायरस है, उस सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उस शिक्षा में डिजिटल की पहल है। अब देखिए हायर एजुकेशन में भी तो आईसीटी तो यूज करेंगे ही, इसलिए बोल रहा है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, है ना। अब एलसीडी प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है। अब बोर्ड का धीरे धीरे जमाना खत्म हो गया, बोर्ड भी पहले आता था ब्लैक बोर्ड, फिर आया व्हाइट बोर्ड यानी कि व्हाइट मार्कर वाला, अब तो आ गया डिजिटल बोर्ड। तो ये भी क्या है, आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना। कुछ समय में एलसीडी बीच में आया था कि एलसीडी एक पेन ड्राइव में लगाते थे हम लोग, डाटा पहला उसको फिर हम लोग डायरेक्ट बता, आप सीधे डायरेक्ट आप डिजिटल बोर्ड पर लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, परमानेंट रख सकते हैं इसको डाटा को। तो ये एक फैसिलिटी है धीरे धीरे। फिर है आईसीटी एवं सुशासन, फिर वही मैंने कहा आईसीटी का क्या मतलब इसका डिटेल क्या क्या रूल है, रेगुलेशन है, इसका क्या पालन करना है कैसे है, उसके बारे में। ये सब आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। यूनिट 9 में आपको दिखाया जाता है इन्वायरमेंट से संबंधित, मेनली इन्वायरमेंट ये पर्यावरण को बचाना है, इसलिए इसको डाला भी गया है। आज कहते हैं पेड़ लगाइए,
है ना। सभी लोग को अपना एक घर में तो एक पेड़ तो जरूर लगाए कम से कम, मैं 10 नहीं लगाते हैं तो एक तो जरूर होना चाहिए, या जितने घर में सदस्य उतना पेड़ घर में जरूर लगाइए। और उसकी देख रेख भी लगाइए, नहीं कि 2 मिनट फिर समाप्त हो जाए, उसको देख रेख भी कीजिए, उसको बड़ा कीजिए एक बच्चे की तरह, उसमें पानी पौधा जो भी देना रहता है हमेशा देते रहिए, खाद उद। और ये जरूरी है पर्यावरण को बचाना, नहीं तो आज की दुनिया जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर पर्यावरण का पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन डिप्लेशन लेयर, है ना, ये सब चीज से ही आपका क्वेश्चन भी आएगा इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। अभी देखिए जन एवं पर्यावरण अंतःक्रिया, पीपुल और इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, ये देखिए मानव के बीच में और जो पर्यावरण का अंतःक्रिया उसके बारे में, कैसे एक दूसरे से पर हम डिपेंड हैं, कैसे हमारा दोनों में संबंध है और संबंध कैसे टूट रहा है, उसी को बात होता है। तो पहले हम पर्यावरण की बात करेंगे कि पर्यावरण क्या है ना। पर्यावरण में फिर हम इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं, फिर हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर पढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर पढ़ते हैं, तो वो सब पढ़ना पड़ेगा। इकोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र इसको बोलते हैं, फिर है पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, फिर है प्रदूषण पढ़ते हैं, प्रदूषण के प्रकार पढ़ते हैं, सॉइल है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, साउंड नहीं बल्कि उसको नॉइज ही बोलना चाहिए, साउंड नहीं है, नॉइज बोलना, साउंड तो पॉजिटिव में ले दिया जाता है वर्ड। तो जो भी मेरा कहना मतलब कि जो पोल्यूशन संबंधित है क्वेश्चन, क्योंकि पोल्यूशन बहुत, सॉइल पोल्यूशन भी होता है, तो वो पोल्यूशन के बारे में डीपली पढ़ेंगे। मानव स्वास्थ्य और प्रदूषण, जो कह रहा कि पॉल्यूटेंट है उसको मानव प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के थ्रू तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है आजकल, अब जगह बम छूट रहा है सब जगह अभी, है ना, एक दूसरी जगह क्या अभी चल रहा है, इजराइल उधर यूक्रेन, 2 जगह सब जगह परेशान हो रहा है सब लोग। जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत ही, ये भारत की तो बहुत अच्छी है ना, यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे किस तरह कौन कौन एनिमल लुप्त होते आ रहे हैं, कौन मन एक्सटिंक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, उसके लिए क्या सम्मेलन हो रहा है, कहाँ सम्मेलन हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में। ग्लोबल वार्मिंग, आज पूरा विश्व गर्म हो रहा है धीरे धीरे, गर्म होने से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलना लगेगा आर्कटिक वाला, तो क्या होगा धीरे धीरे अंटार्कटिका वाला, धीरे धीरे जलमग्न हो जाएंगे हम लोग। और ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारा CO2 मानते हैं मेन रूप से CO2, बाकी और भी है, ऐसा नहीं कि CO2 मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, जो भी है। तो ग्रीन हाउस गैसेज में क्या है, आपका वातावरण गर्म हो रहा है, पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है और उसका प्रभाव पड़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन जो हमारा समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में जो एक मंडल है ना, जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं, पृथ्वी की छतरी भी बोला जाता है इसे, और शायद इसको बचाने के लिए प्रयास किया, जिसका हमेशा सम्मेलन होता है कई देशों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसके लिए कौन कौन कारण है, कैसे इसको बचाना है, इसको अगर ये ओजोन परत अगर टूट गया तो अल्ट्रावायलेट रे हमारे शरीर पर प्रभावित करता है, स्किन कैंसर या अन्य प्रकार का त्वचा वाला रोग हो जाता है, तो वो थोड़ा डीपली इसको पढ़ेंगे, ये सब चीज यानी सब इन्वायरमेंट से ही संबंधित है। लास्ट पे अभी इसमें आ रहे हैं प्राकृतिक, हाँ सोलर एनर्जी, एनर्जी के बारे में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका सिलेबस से ही है, कोई अपने मन से नहीं दिए क्या, खाली उसको मैंने आसान भाषा में कोशिश किया कि आपको ब्रेक कर दे। नवीकरणीय ऊर्जा में आपका सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जल ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, ये सब एनर्जी के बारे में पढ़ना है, कैसे पैदा होता है, कहाँ कहाँ क्या इसका स्टेशन है, जैसे जियोथर्मल कहाँ चलता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज्यादा उत्पादन होता है, कौन राज्य ज्यादा उत्पादन करता है, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, और वन के बारे में पढ़ेंगे, कौन वन क्यों फेमस है, तो थोड़ा सा फॉरेस्ट के बारे में भी, ये सब पर्यावरण से रिलेटेड आपका है। और डिजास्टर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक डिजास्टर, कुछ समय पहले 2004 में शायद लगता है था ना आपका सुनामी, है ना, तो सुनामी भी एक तरह का बाढ़ बार बार आ जा रहा है बिहार में, तो बाढ़ हमेशा आ जाता है। तो नेचुरल जो प्राकृतिक आपदा है उसको कैसे बचाव करना, उसका तरीका खोजना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये पर्यावरण बचाने के लिए एक एक्ट लाया गया था, अधिनियम 1986 में, उसकी क्या क्या मेन बिंदु हैं, मुख्य बिंदु क्या है, उसमें क्या कहा गया, उस बिंदु को पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना, और हमारी भारत सरकार या राज्य सरकार क्या क्या चला रही है योजना, जलवायु परिवर्तन को सुधार करने के लिए जो उससे संबंधित कार्य योजना क्या चल रहा है, एक एक्शन प्लान क्या चल रहा है, वो देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मेनली आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन से ज्यादा संबंधित है ना, मॉन्ट्रियल है।
सीरियस समिट क्या है, ये भी सब पर्यावरण संबंधित है। जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपका ग्रीन हाउस गैस से ज्यादा है कि कैसे कम किया जाए ग्रीन हाउस गैसेज। पेरिस समझौता, सब वातावरण का, जलवायु परिवर्तन से, वायुमंडल क्या कहते हैं, पर्यावरण से ही सबका मतलब है। सब में एग्रीमेंट की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कैसे बचाव करें, बचाएं पर्यावरण को। और अंतर्राष्ट्रीय सौर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये क्या हो रहा है कि सोलर एनर्जी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके पर अलायंस चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में। तो ये था आपका इकाई 9। अब हम 10, उस शिक्षा प्रणाली, यही तो है आपका सिस्टम प्रोफेशन के लिए, मैंने हायर एजुकेशन, ये स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना है उच्च अधिगम संस्थाएं एवं प्राचीन भारत में शिक्षा। गुड। प्राचीन भारत में एजुकेशन सिस्टम क्या था, गुरु शिष्य प्रणाली है ना, पहले शुरुआत में आपका वैदिक काल से शुरुआत करते हैं, तो फिर बौद्ध काल में भी उसी तरह से आया। कैसे बौद्ध संघ बना, बौद्ध संघ में क्या शिक्षा प्रणाली थी, जैन संघ में क्या था। फिर आपका प्राचीन भारत को देख लिए, फिर उच्च अधिगम संस्थाएं, हायर एजुकेशन किस प्रकार से डेवलप कर रही है, किस प्रकार कर, उसके बारे में हल्का हल्का एक रफ आइडिया लेना जरूरी है आपका, तब हायर एजुकेशन संबंधित रहेगा। एक उसका इतिहास देखेंगे, हायर एजुकेशन का पूरा भारत का इतिहास कैसे रहा है, वो डिस्पैच से लेकर मैकाले वाला कहानी पूरा पढ़ते हैं जो हम लोग। भारत में उस शिक्षा का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशन कैसे कैसे, अभी तो आया ना चॉइस बेस्ड सिस्टम वाला सिस्टम। विश्वविद्यालय आने लगा, अब तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के बारे में हल्का पढ़ें, क्या इसका कार्य, कब स्थापना हुआ है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन इसके अभी चेयरमैन है, वर्तमान बराबर क्वेश्चन पूछ देता है। विश्वविद्यालय आयोग का यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन, अब कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितने हैं, क्या है, कौन यूनिवर्सिटी कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, स्टेट यूनिवर्सिटी तो कुछ हद तक, और ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, ये 3 यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा हल्का हल्का कुछ पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रतिभा, ये नैक हम लोग पढ़ते हैं, नैक फलना कॉलेज का मूल्यांकन हो रहा है ना, उसको कितना नंबर मिला, कितना पॉइंट मिला, तो नैक इसी बोलते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रतियायन परिषद, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसको नैक बोला जाता है ना, जो कॉलेज का या यूनिवर्सिटी कॉलेज का मूल्यांकन करता है आकर, उसकी टीम आती है, वो अपना देखता है क्या यहाँ की सुविधाएं बच्चे के लिए हैं, कैसा शिक्षा प्रणाली चल रहा है। शैक्षिक प्रशासन एवं नियंत्रण, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, ये प्रशासन से संबंधित है, कैसे एक दूसरे का हायरार्की बना हुआ है ना, ऊपर से कैसे आपका शिक्षा जो आज उस शिक्षा विभाग जो हमारा काम कर रहा है उसके साथ कैसे कैसे उसका नियंत्रण कैसे चल रहा है। अभी थोड़ा कुछ देर पहले सुने होंगे आप कि राज्यपाल और उस शिक्षा विभाग का जो थे के पाठक के बीच में थोड़ा सा हो गया था कि वो कंट्रोल करना चाहते थे, ये दोनों में थोड़ा सा बगजग हुआ था कुछ हद तक, लेकिन वो अलग चीज है, चलो अपना मैटर है, उस पर हमने कुछ बोलना चाहते हैं, वो अपना पर्सनल चीज है, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन देखिए अब सब चाहता है कि हमारे अंदर में ये कंट्रोल रहे, बिहार सरकार भी चाहती है, तो उस बिहार सरकार तो अब जो चाहेगी वो करेगी ही, क्योंकि उन्हीं के पावर है, हम लोग उन्हीं के अंडर काम भी करते हैं। और इस प्रकार से ये लास्ट है यूनिट 11, समसामयिक मुद्दे, ये करंट अफेयर जरूर रहेंगे, कहाँ समझौता हुआ, क्या हुआ, कभी कभी आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं 2 या 3 प्रश्न इससे रहते हैं, 2 या 3 प्रश्न आपके रहेंगे। और हम समझते हैं कि समसामयिक मुद्दे जो पेपर पढ़ते रहते हैं आप उससे से कवर हो जाएगा, कहाँ कोई बैठक हुआ, और जो भी मुद्दा रहता है जल्दी पॉलिटिकल, कभी पॉलिटिक्स से 1-2 क्वेश्चन देता है, कभी कभी इकोनॉमिक्स से कुछ दे देता है, कभी कभी रेयर केस में, और 1-2 क्वेश्चन आपको करंट से देगा कि कहीं कुछ बैठक हो रहा है तो उसके बारे में बताइए, या किसी को प्राइज मिला है एजुकेशन क्षेत्र में, ज्यादा एजुकेशन से जुड़ा हुई चीज आपको समसामयिक वाला पूछता है। तो इस प्रकार से टोटल कितना हुआ 11 पॉइंट है ना। तो मैंने खाली एक सिलेबस बताने की कोशिश किया है आपको कि कैसे आप एक सिलेबस को देखिए। तो मैंने टोटल आपका 10 पॉइंट प्लस एक करंट पॉइंट को लेकर मैंने किया है ना। तो ये था आपका सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर कहते हैं सॉरी, सिलेबस ऑफ बिहार एंट्री टेस्ट या नेट। नेट भी मैंने कहा नेट अभी निकला नहीं है, अभी दिसंबर वाला नेट निकलने वाला है, आप उसको भी भरिए, और बेट निकलेगा, दोनों को भरिए। पढ़ना तो एक ही चीज है, दोनों में सेम सिलेबस, तैयारी भी सेम करना है, मेहनत क्यों अलग करेंगे। तो हम बेट का भी भरेंगे निकलेगा तो, और नेट का तो कंफर्म निकलना ही निकलना। बेट का थोड़ा चुकी नोटिफिकेशन अभी खाली कहा जा रहा है कि आपका 15 से 16 तारीख तक आ जाएगा। देखिए आ जाती बहुत अच्छी बात है, हम लोग उसी के लिए
इंतजार भी कर रहे हैं कि इतना जल्दी आ जाए, ताकि हम लोग भी अपना उसी तरह तैयारी करेंगे और आपको जितना हो सकता है हम मदद करने तैयार हैं, है ना। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।